किम जोंग उन, एक ऐसा नाम जिसके चारों ओर रहस्य और बेहिसाब ताकत का घेरा है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जिसकी कीमत लाखों लोग चुका रहे हैं। आज हम उसी कीमत की पड़ताल करने वाले हैं। $30 मिलियन। तो ये पैसा जाता कहाँ है? ये वो कीमत है जो किम जोंग उन हर साल सिर्फ अपनी पसंदीदा फ्रेंच कॉन्याक और स्विस वाइन पर खर्च करते हैं। और यकीन मानिए, ये तो उनकी आलीशान जिंदगी पर होने वाले पहाड़ जैसे खर्चों का बस एक छोटा सा हिस्सा है। एक तरफ देखिए सोने की थालियों में दुनिया के सबसे लजीज व्यंजन, और दूसरी तरफ खाली कटोरियां और उम्मीद खोती आंखें। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये उत्तर कोरिया की हकीकत है। और यही विरोधाभास हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को समझते हैं। इसे नाम देते हैं विलासिता का विरोधाभास। तो चलिए एक तेज नजर डालते हैं इस लग्जरी के बुलबुले के अंदर। देखते हैं कि ये अविश्वसनीय ऐशो आराम की जिंदगी आखिर है कैसी। प्राइवेट जेट्स, 17 से भी ज्यादा आलीशान महल, पर्सनल शेफ, समुंदर में यॉट पार्टियां और 100 से भी ज्यादा लग्जरी कारों का बेड़ा। ये तो बस शुरुआत है। असल में ये एक ऐसी जिंदगी है जो हमारी और आपकी सोच से भी परे है। अब देखिए, ये सिर्फ गाड़ियां नहीं है, ये तो सत्ता का खुला प्रदर्शन है, नियमों को ताक पर रखने का सबूत है। 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, रोल्स रॉयस और बख्तरबंद मर्सिडीज तक, सब की सब यूएन के प्रतिबंधों को तोड़कर स्मगल की गई हैं। और घर नहीं, महल कहिए। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि 17 से ज्यादा ऐसे आलीशान ठिकाने हैं। और इन महलों में क्या है? प्राइवेट बीच, वाटर पार्क, अरे स्की स्लोप तक हैं। और ये सब एक ऐसे देश में जहां लाखों लोगों के सर पर ढंग की छत तक नहीं है। लेकिन ये जो कहानी है ना, ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। उनके पर्सनल सुशी शेफ केंजी फुजिमोटो ने खुद बताया कि जिस वक्त देश के लोग भूख से तड़प रहे थे, उसी वक्त उनके लिए ताज़ा सुशी बनाने का सामान रोज हवाई जहाज से जापान और यूरोप से आता था। और ये शान शौकत सिर्फ जमीन तक ही नहीं है, आसमान में भी यही हाल है। जब कभी वो देश से बाहर जाते हैं तो उनके लिए कस्टम फिटेड विमानों का पूरा एक प्राइवेट बेड़ा तैयार रहता है। तो ये सब तो हो गया क्या, लेकिन असली सवाल है क्यों? मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? चलिए अब सत्ता के इस खेल के पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म है द डार्क ट्रायड। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब है 3 खतरनाक चीजों का कॉम्बिनेशन। पहला, नार्सिसिज्म, यानी खुद को सबसे महान समझने का घमंड। दूसरा, मैकियावेलिनिज्म, मतलब अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा देना। और तीसरा, साइकोपैथी, यानी दूसरों के दर्द या तकलीफ का कोई एहसास ही ना होना। अब देखिए, ये तीनों चीजें उनके शासन में कैसे फिट बैठती हैं। अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ी बड़ी मिलिट्री परेड, ये है नार्सिसिज्म। अपने ही करीबी लोगों को इस्तेमाल करके रास्ते से हटा देना, ये है मैकियावेलिनिज्म। और अपनी भूखी जनता की तकलीफ को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना, ये है साइकोपैथी। ये डार्क ट्रायड का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अच्छा सोचिए, किसी को कंट्रोल कैसे किया जाता है? अच्छा करो तो इनाम, गलत करो तो सजा। सिंपल। साइकोलॉजी में इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। उत्तर कोरिया में इसी एक सिद्धांत पर पूरा देश चलता है। वफादार रहो तो खाना और सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर जरा सा भी सवाल उठाया तो आपको और आपके पूरे खानदान को लेबर कैंप में सड़ा दिया जाएगा। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुद को ही और मजबूत करता जाता है। सोचिए, अगर बचपन से हर अखबार, हर किताब, हर टीवी चैनल आपको भगवान बताए, तो एक दिन आप भी तो मानने लगेंगे ना। इसी को एक्सपर्ट्स घातक नार्सिज्म कहते हैं, जहां इंसान का हकीकत से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। और इसमें एक और एंगल है जिसे कहते हैं टेरर मैनेजमेंट थियरी। मतलब जब लोग किसी बाहरी दुश्मन या अकाल से डरते हैं ना, तो वे अपने लीडर को ही अपना मसीहा मान लेते हैं। और उत्तर कोरिया की सत्ता इस डर को जानबूझकर जिंदा रखती है, ताकि लोग हमेशा वफादार बने रहें। पर रुकिए, क्या ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस की मदद से इस पूरे कंट्रोल के विज्ञान को समझते हैं। ये बात सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जब किसी को बेहिसाब पावर मिलती है तो ये सचमुच उसके ब्रेन को बदल देती है।
रिसर्च बताती है कि इससे दिमाग में डोपामीन यानी फील गुड केमिकल बढ़ जाता है और दूसरों के लिए हमदर्दी घट जाती है। पता है कैसा? बिल्कुल कोकेन के नशे जैसा। मतलब पावर अपने आप में एक नशा है। और ये असर सिर्फ एक इंसान तक नहीं रुकता, ये पीढ़ियों तक जाता है। साइंस में एक नई फील्ड है एपिजेनेटिक्स। आसान भाषा में समझे तो जब कई पीढ़ियां लगातार डर और तनाव में जीती हैं तो ये उनके जीन्स पर भी असर डाल सकता है। इससे एक ऐसी आबादी तैयार हो सकती है जो दिमागी तौर पर ही गुलामी के लिए तैयार हो जाती है। और ये जो विरोधाभास है ना, ये सिर्फ देश और नेता के बीच नहीं है, ये तो उनके शरीर में भी साफ दिखता है। एक तरफ लाखों लोग कुपोषण से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ लीडर का वजन 140 किलो से भी ज्यादा। ये सिर्फ असमानता का सिंबल नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब है जो पूरे इलाके की स्थिरता के लिए खतरा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कहानी कोई नई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सत्ता की वही पुरानी कहानी है जो हजारों सालों से बार बार दोहराई जा रही है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। आज से लगभग 2500 साल पहले 380 ईसा पूर्व में प्लेटो ने एक तानाशाह के बारे में जो कुछ लिखा था वो आज भी अक्षरशः सच लगता है। नीत्शे का विल टू पावर हो या हन्ना अरेंट की बुराई की तुच्छता की थियरी, किम राजवंश इन सभी विचारों का एक जीता जागता उदाहरण है। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जैन बॉड्रिलॉर्ड। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी, सिम्युलाक्रा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कभी-कभी एक झूठ इतना बड़ा बना दिया जाता है कि वो असली सच से भी ज्यादा असली लगने लगता है और लोग उसी झूठ में जीने लगते हैं। उत्तर कोरिया शायद इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। तो हमने देखा कि कैसे लग्जरी के पीछे साइकोलॉजी है, साइंस है और हजारों साल पुरानी फिलॉसफी है। लेकिन इन सब बातों के बाद एक सवाल जस का तस खड़ा है, आखिर उत्तर कोरिया का भविष्य क्या है? क्या यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या फिर बदलाव की कोई किरण बाकी है?